हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम chess24.com पर चल रहे इवेंट की है, कार्लसन टूर फाइनल 2020। यहाँ पहले सेट से मतलब है हर सेट में 7 गेम्स दो खिलाड़ियों के बीच में खेली गई थी। पहले सेट में जिस तरह से मैंने मीडिया रिपोर्ट पढ़ी है उसमें देखकर मुझे ऐसा लगा कि डिंग लेरेन ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। लेकिन मैं इसका पूरा ओवरऑल सीक्वेंस दे देता हूँ। एक सेट में 7 गेम्स हुए थे। पहले इस सेट के अंदर जो पहला गेम हुआ था वो डिक्लेरिन जीते थे। दूसरा गेम आई थिंक मैग्नस कार्लसन, तीसरा ड्रॉ रहा था, चौथा। तो कुल मिलाकर इस तरह से लास्ट में 7वें राउंड के बाद दोनों खिलाड़ियों के 3.5 पॉइंट्स थे। तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद मैग्नस कार्लसन को कोई लीड मिल सॉरी डिंग लेरिन को कोई लीड मिल गई होगी, पर अभी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ। लेकिन पहले राउंड की गेम जो पहले सेट में पहले राउंड की गेम जो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में थी वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। लगभग एंड गेम तक ये गेम बिल्कुल इक्वल चली थी। डिंग लेरेन को एक छोटा सा एडवांटेज था जिसे उन्होंने पूरी तरह से अपने फेवर में कन्वर्ट किया था। तो फ्रेंड्स, आइए अब सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ डिंग लेरेन ने की थी E4 के साथ। तो सिसिलियन डिफेंस यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया C5, नाइट F3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 स्क्वायर पर। तो नाइट C3 ऑब्वियस मूव है, देन A6। सिसिलियन डिफेंस draw variation F3, then E6, bishop E3। तो H5 स्क्वायर पर क्वीन गई D2, देन बिशप E7। और यहाँ अब डिंग लेरेन ने कैसल किया B5। और लॉन्ग साइड कैसल करने का यही ड्रॉबैक होता है, ऑल ऑफ अ सडन ब्लैक के पॉन्स आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन सिसिलियन डिफेंस में फायदा ये होता है कि ओपोनेंट के 2 पॉन्स है जो आगे बढ़ सकते हैं, तीसरा पॉन वैसे ही नहीं है। लेकिन इसका नुकसान भी है, ब्लैक अपने पीसेस को यहीं इसी सी फाइल में, रुक और क्वीन को इसी सी फाइल में प्लेस करेगा। A3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन बिशप D7। तो किंग B1 स्क्वायर पर नाइट C6 और फिर नाइट एक्सचेंज जिसे यहाँ डिंग लेरेन ने एक्सेप्ट किया। नाइट टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, देन बिशप F4 स्क्वायर पर प्रेशराइजिंग दिस पॉन। E5, बिशप पर दोबारा अटैक बना है तो बिशप गया G5 स्क्वायर पर, क्वीन B6, देन बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6। तो नाइट गया D5 स्क्वायर पर और यहाँ इस क्वीन पर और बिशप पर अटैक है। क्वीन टेक्स D5 D6 इम्पॉसिबल है क्योंकि रुक के सामने के आने के बाद यहाँ व्हाइट अपने D1 रुक को किस तरह से डिफेंड कर पाएगा। फिर बिशप टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5। तो किंग E7 स्क्वायर पर C4। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे, मेरे ख्याल से रुक को B8 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था, जैसा मुझे लग रहा है। पॉन एक्सचेंज होता और डायरेक्ट चेकमेट ही थ्रेट होती तो सिचुएशन थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ ब्लैक ने पहले रुक को C8 स्क्वायर पर लिया और यहाँ वो सी फाइल को ओपन करवा के कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं या फिर अपने रुक से। चलिए देखते हैं। सी टेक्स B5, देन रुक गया C5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन के B3 स्क्वायर पर। और यहाँ क्वीन के B3 स्क्वायर, खैर रुक से तो नहीं लिया जा सकता लेकिन आप कह सकते हैं ठीक है, ए टेक्स B5। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक को मैग्नस कार्लसन को रुक ने दूसरे रुक को C8 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था, आएगा। खैर वो A4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और उन्होंने यहाँ इस पिंड पॉन पर एक अच्छा खासा प्रेशर बनाया। और जिस एडवांटेज की मैं बात कर रहा था, आई थिंक यही वो मोमेंट है जहां से लेरेंडिंग को वो एडवांटेज मिलना शुरू हुआ। उन्होंने यहाँ इस पॉन के पिन होने का फायदा उठाया पहले। और अब ब्लैक क्या करे, कार्लसन के पास मेरे ख्याल से 2 ऑप्शंस जो मुझे नजर आती है वो अवेलेबल है। आई थिंक पहली B4 की है, लेकिन B4 अगर होगा तो बिशप C4 स्क्वायर पर चला जाएगा और यहाँ E7 पॉन पर अटैक होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिशप इस पॉन को B4 पॉन को अनडिफेंडेड भी करवा सकता है। तो ये ठीक नहीं लगी ऑप्शन। चलिए दूसरी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं। यहाँ अगर रुक D8 हो जाए तो क्या होगा, बिशप टेक्स B5 ऑब्वियस होगा। चलिए ये मूव भी ठीक नहीं है। देखते हैं कार्लसन ने यहाँ क्या किया था। कार्लसन ने यहाँ अपने रुक को C8 स्क्वायर पर लिया था जो कि प्लानिंग भी है। यहाँ अभी तो फिलहाल खैर कुछ खास है नहीं। बिशप टेक्स B5 ऑब्वियस मूव है, देन बिशप का G5 स्क्वायर पर। और यहाँ अब आप देख सकते हैं कि इस C2 स्क्वायर पर काफी अच्छा खासा प्रेशर है, सॉरी C1 स्क्वायर पर। तो रुक D3 पहले यहाँ लेरेंडिंग ने किया।
h4, then rook at h goes to d1, rook c1 check, forcing something at c1 square, king a2 square पर rook takes d1, rook takes d1, bishop f4। यहाँ इस h2 पॉन पर अटैक है तो पॉन आगे पुश करना ही समस्या का हल है। h3 यहाँ कार्लसन को करना ही पड़ा, बिशप e3, और फाइनली ये कार्लसन का बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर्स पर बिल्कुल सही पोजीशन पर आकर बैठ चुका है। व्हाइट के अपने पॉन्स किसी भी तरह का ओपन अटैक की लिबर्टी नहीं देंगे यहाँ एफ फाइल या अगर किसी और फाइल से। बिशप c4 तो क्वीन टेक्स b3 चेक, किंग टेक्स b3, देन बिशप d4 स्क्वायर पर रुक d2, और अब चेक तो आ सकती है, रुक की चेक, रुक b8 स्क्वायर पर ले जाए तो बिशप b5 से यहाँ इसका डिफेंस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ f5 पहले ब्लैक ने किया, और फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है। क्यों है? कार्लसन कुछ भी चीज फ्री में सेक्रीफाइस कर नहीं सकते, और खासकर उनकी एंड गेम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ आखिर उन्होंने अपने इस f1 को आगे पुश क्यों किया है? क्योंकि ई टेक्स f5 नॉट एन ऑप्शन। यहाँ ये दो कनेक्टेड पासर्स आने वाली एंड गेम के लिए बहुत डेंजरस हो जाएंगे। चलिए, ई टेक्स f5 अगर होगा भी तो रुक f8 से एक नया अटैक डायरेक्शन भी खुलता है यहाँ से। खैर बिशप बीच में लग जाएगा। खैर फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ लिंग लेरेन ने किया था रुक c2, और किसी तरह का कोई सरप्राइज अटैक तो नहीं। मुझे लगता है कि मेटल एक्शंस ऑफर है। एफ टेक c4, एफ टेक c4, देन किंग f6 स्क्वायर पर बिशप b5 ऑफरिंग रुक एक्शंस, रुक b8। अभी कार्लसन ने यहाँ रुक एक्शंस नहीं किए। इट मींस व्हाइट यहाँ भी अपने इस पॉन को और आगे पुश कर भी नहीं पाएगा। व्हाइट का इस गेम में एडवांटेज जो लेरेंगटन उठा चुके हैं, बना चुके हैं, आई थिंक ये दो कनेक्टेड पासर्स हैं, लेकिन इन दो कनेक्टेड पासर्स को बिशप और रुक के हाथों से बचाना, निकालना बहुत मुश्किल बात है। किंग गया b4 स्क्वायर पर, देन किंग g5, a4, देन किंग f4 स्क्वायर पर। यहाँ पॉन पर अटैक तो बना है लेकिन टेम्परेरी है। रुक e8, e2 करना ही पड़ेगा लैंडिंग को, रुक c8, और रुक के c8 स्क्वायर पर आने से अभी किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं है। a6 पहले यहाँ लैंडिंग ने किया, बिशप c5 चेक, तो किंग के लिए a5 स्क्वायर अवेलेबल है। किंग गया, सॉरी बिशप गया a7 स्क्वायर पर, देन b3 तो रुक c1 स्क्वायर पर, और यहाँ रुक के c1 स्क्वायर पर आने का मतलब क्या है? कार्लसन का ये मूव मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि कम से कम व्हाइट यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश नहीं कर सकता, अदरवाइज रुक a1 स्क्वायर पर आकर अपने डार्क स्क्वायर बिशप की मदद से यहाँ व्हाइट को चेकमेट कर देगा। तो बिशप c4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और अपने किंग के जाने के लिए एक या दो एस्केपिंग स्क्वायर्स को जिंदा रखा। रुक a1 चेक हुआ तो किंग d5 स्क्वायर पर चला गया। और अब व्हाट अबाउट दिस g5? शायद कार्लसन कर सकते थे, लेकिन यहाँ g5 ना करके रुक को b1 स्क्वायर पर लिया, और रुक के b1 स्क्वायर पर आने से अभी तो कुछ खास नहीं है। किंग गया c6 स्क्वायर पर, देन बिशप c5, किंग b7, और अब किंग g3। कार्लसन अगर करते भी हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो लगता नहीं कि फर्क पड़ता है। a7 हो गई होगा, बिशप टेक्स a7, किंग टेक्स a7। ये पॉन किस तरह से रुकेगा? यही वो एडवांटेज है जो यहाँ लैंडिंग ले चुके हैं इस a6 ए फाइल में पासर का। अब यहाँ ब्लैक करेगा क्या? ब्लैक कार्लसन के पास एक ही इलाज है, रुक को a1 स्क्वायर पर ले जाने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अदरवाइज उन्हें यहाँ अपना बिशप तो गंवाना ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और डिंग लेरेन का वो मूव ढूंढे जिसे चलने के बाद यहाँ मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया या करना पड़ा, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ अगर जो आपने मूव ढूंढा है वो b4 है, तो आप यहाँ बिल्कुल सही है। उन्होंने यहाँ डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स, इस बिशप को ही डिफ्लेक्ट करवा दो और इस पॉन को आराम से पुश कर लो, यही काम किया। चलिए, यहाँ से इस गेम को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं भी, तो यहाँ ब्लैक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा रुक को b1 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता है, लेकिन अगर ये रुक b1 स्क्वायर पर आएगा, ठीक है, एक बार के लिए b4 पॉन पिन हो जाता है और बिशप को नहीं ले सकता है। लेकिन b5 के बाद क्या इलाज है? b5 होने के बाद ही ये दो कनेक्टेड पासर्स किसी भी तरह से एंड गेम में नहीं रुक सकते। खैर फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इस पूरे मुकाबले के पूरी फर्स्ट सेट ऑफ गेम्स के लिए फाइनल रिजल्ट का, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। लेकिन जो भी है, इस
पहले राउंड के मुकाबले से, मैग्नस कार्लसन और लेरेंटिन के पहले राउंड के मुकाबले से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बहुत कुछ समझ भी सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस B4 के सरप्राइज मूव के बाद आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।